हेलो एवरीवन। अब हम इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। ये जो है आपका केस 2 जब एक एक्सटर्नल पॉइंट के लिए होगा। कल तक हमने जो फ्लक्स निकाला वो तब निकाल रहे थे जब पॉइंट जो है वो बॉडी के अंदर मौजूद था। अब कंसीडर करिए कि पॉइंट जो है वो बॉडी के बाहर है। ठीक है, तो लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज ऑफ प्लस q coulombs placed at O outside the closed surface. Let it cut the surface by a cone with a very small solid angle d omega at O, cutting out the areas ds1, ds2, ds3, ds4 at the point pqrs respectively. अब ये सरफेस है, यहाँ पे बाहर पॉइंट है, यहाँ से जो है आप इस तरीके से एक एंगल बना दीजिए दो कोन की शेप में और कहिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इधर और इधर को ये निकल गई, जैसे मैंने एरो बनाया। तो यहाँ पे एक ये सॉलिड एंगल बनाएगी और यहाँ पे जो कटेगा ये ds1 होगा, यहाँ पे ये ds2 होगा सरफेस का एरिया, यहाँ ds3 और यहाँ पे ds4। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल इज पॉजिटिव। देखिए फ्लक्स जो है जब आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल के साथ चलेगा, मतलब बाहर को निकलने वाले नॉर्मल के साथ चलेगा तो पॉजिटिव होगा, जबकि इनवर्ड ड्रॉन नॉर्मल के साथ वो निगेटिव होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इन दो ds2 और ds4 के साथ पॉजिटिव होगा। क्या मतलब है, देखिए मैं कलर बदल के बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे नॉर्मल किस तरफ को होगा, इस तरफ को, और यहाँ पे नॉर्मल कहाँ होगा, कहिए इस तरफ। तो यहाँ दिशाएं अलग अलग है ना, तो इस जगह पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ds2 वो नॉर्मल के साथ चल रहा है तो पॉजिटिव होगा, और यहाँ पे भी इसका नॉर्मल इस तरफ को होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds2 और ds4 पे पॉजिटिव होगा। इसका नॉर्मल इस तरफ होगा। अरे नॉर्मल तो दीवार के साथ बाहर को ही होगा यार, आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल कहते हैं। तो ds3 पे और ds1 पे निगेटिव है। तो उन्होंने लिखा है यहाँ पे सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एरिया ds2 एंड ds4 आर पॉजिटिव एंड ds1 और ds3 पे जो है वो निगेटिव होगा। तो आप देखो ds1 और ds3 पे निगेटिव, क्योंकि इसका नॉर्मल यहाँ पे वो फ्लक्स के उल्टी दिशा में बस, और बाकी दो का पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट p थ्रू एरिया ds1, तो ds1 से वहां निगेटिव होगा तो कितने के बराबर हो जाएगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन d ओमेगा। q पॉइंट पे क्या होगा, कहिए वो आपका पॉजिटिव, और r पॉइंट पे फिर से निगेटिव, और s पॉइंट पे फिर से पॉजिटिव। और कोई कहे यार ये निकाल कहां से रहे हैं आंकड़ा, ये हमने देखिए यहां ड्राइव किया था, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन और आपका डी ओमेगा, ये जो लिखा हुआ है 1/4 पाई एप्सिलॉन और डी ओमेगा, ये समझ लीजिए आप, ये वाला 1/4 पाई एप्सिलॉन और डी ओमेगा। अब डायरेक्ट बात करेंगे तो बस ये p ds1 और ds3 पे नेगेटिव होगा और 2 पे पॉजिटिव होगा। सो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, कहिए हम इन सबको ऐड कर देंगे। ऐड करने पे आप देखेंगे 0 होगा। हेंस टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द होल सरफेस ऑफ एनी शेप ड्यू टू द एक्सटर्नल चार्ज इज 0। मतलब यह है कि आपके कमरे के दीवार के बाहर अगर बिजली के तार जा रहे हों तो उनका फ्लक्स आपके रूम पे नहीं पड़ेगा। असल में आपकी एक वॉल पे जितना आएगा और दूसरी वॉल पे जितना आएगा वो बराबर होगा और अपोजिट दिशा में फ्लक्स होगा, तो टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। फिर से कहिए यहाँ पे कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस q कोलम प्लेस्ड एट O आउटसाइड द क्लोज सरफेस। लेट इट cut the surface by a cone with a very small solid angle d omega at O, cutting out the areas। ये चार एरिया यहाँ पे ये काट दे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ये जितना भी एरिया हो। तो यहाँ पे मतलब क्या होगा, प्लस q से निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इन चार सरफेसेस से होके आर पार निकल जाएगी। दो जगह पे वो उनका नॉर्मल साथ में है और दो जगह पे नॉर्मल जो है वो अपोजिट दिशा में है। जिधर नॉर्मल साथ है वहां पे जो है वो पॉजिटिव होगा फ्लक्स, और जहां नॉर्मल विपरीत दिशा में है अपोजिट में वहां निगेटिव हो जाएगा। तो दो पे पॉजिटिव दो पे निगेटिव और जोड़ने पर ये 0 आ जाएगा। रिमार्क देखिए, इफ द चेंज इज यूनिफॉर्म, इफ द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड देन गॉसेस फॉर्म टेक्स द फॉर्म। गॉसेस का जो रूल है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। E डॉट ds से तो फ्लक्स दिखाते ही हैं। कल तक हम क्या लिख रहे थे, कल लिख रहे थे 1/ε सिग्मा q
Q की जगह पे आज क्या लिखा, रो इंटू डीवी, जहाँ पे रो चार्ज डेंसिटी है और डीवी वॉल्यूम है, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर टोटल मास आ जाएगा चार्ज का। तो और वॉल्यूम इंटीग्रेशन इज टेकन और पूरे पे आप उसको इंटीग्रेट कर देंगे। अगर कंटिन्यूअस बॉडी होगी तो आप क्या करेंगे, कहिए हम रो इंटू डीवी लिखेंगे, और अगर टूटे हुए टुकड़े होंगे मतलब एक एक चार्ज होगा Q1 Q2 तो आप सबको जोड़ देंगे, और अगर एक बॉडी के ऊपर चार्ज फैला हुआ होगा तो वहां पे आप रो इंटू डीवी का यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। अब देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ। तो अब स्फेरिकल सिमेट्री में हम पहले देखेंगे क्या होगा, ये फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट के कारण कितनी फील्ड चारों तरफ बनेगी। तो कहिए ये Q पॉइंट के ऊपर हमारा एक पॉइंट जो है वो रखा हुआ है, इससे R दूरी दूर P पॉइंट के ऊपर आपका कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये निकालना है। तो कंसीडर ए पॉइंट चार्ज प्लस Q कूलम प्लेस्ड एट O, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस पॉइंट एट P एट a distance R from O। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे जो क्यूब से चारों तरफ एक समान होगी, और गॉसियन सरफेस कुछ ऐसे बनाई जाती है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हर जगह पे एक सी हो। देखिए क्यू से फ्लक्स ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे निकल के जा रहा है, ऐसे जा रहा है, चारों दिशाओं में एक सा, लेकिन सर्किल है ना ये और ओ पॉइंट पे सेंटर है, तो ये ग्रीन कलर की जो दूरियां हैं हमेशा बराबर होंगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इसके ऊपर हमेशा बराबर होगी। तो कंसीडर ए क्लोज्ड स्फेरिकल सरफेस जिसे गॉसियन सरफेस कहते हैं विद सेंटर एट O, और एंड पॉइंट P जो है इस पे लाई करेगा। बाय सिमेट्री इलेक्ट्रिक फील्ड E हैज सेम मैग्नीट्यूड ऑल ओवर द सरफेस एंड द पॉइंट्स एवरीवेयर नॉर्मली आउटवर्ड। ये बड़ी खास बात है कि सिमेट्री के कारण, मैंने कहा था ना ग्रीन कलर की लाइनें बराबर है, तो सिमेट्री के कारण बराबर दूरी के ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड एक समान रहेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर को जो निकलेगी उसकी दिशा, ये आ रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, ये बाहर को निकल गई ये, लेकिन नॉर्मल की दिशा भी सरफेस के ऊपर इसी के साथ हो, जैसे यहाँ बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकली और ये सरफेस का नॉर्मल बनाया जो, और ds की दिशा भी P पॉइंट पे छोटा सा अगर मैं एलिमेंट ले लूं ds, उसका भी नॉर्मल की दिशा यही होगी। ये बड़ी खास लाइन थी ये वाली कि by symmetry electric field E has same magnitude all over the surface and points everywhere in normal everywhere normally outward by Gauss's law we have। देखिए साहब E dot ds बराबर 1 upon epsilon total charge within the Gaussian surface। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, कहना सिर्फ एक पॉइंट चार्ज Q यहाँ पे ये रखा हुआ है, और तो यहाँ पे कुछ भी नहीं। चलिए है तो अब E डॉट ds क्या होगा, E डॉट ds जो होगा ये तो वेक्टर में था, इनको खोल दिया मॉड E मॉड ds और इनके बीच का एंगल 0, क्योंकि E और ds की दिशा बिल्कुल एक समान है। अगर कोई बच्चा भूल गया हो तो देख ले, E और जो नॉर्मल के साथ ही आगे को बढ़ता है, तो E और नॉर्मल एक ही साथ है, तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 0 होगा, नॉर्मल के साथ ही ds होता है। मैंने कहा ना P पॉइंट पे जो छोटा एलिमेंट माना है ds, उसकी जो आपने दिशा, उस ds को, छोटा एलिमेंट ds को कौन रिप्रेजेंट करता है, वेक्टर ds। ये तो सबसे पहले जो आपको फ्लक्स पढ़ाया था उसमें बोला था कि एरिया को एक वेक्टर शो करेगा ds वेक्टर, उसकी दिशा नॉर्मल के साथ होती है, इसलिए E डॉट ds लगाया गया और दोनों नॉर्मल के साथ ही हैं, तो बीच का एंगल 0। E क्योंकि कांस्टेंट है पूरे सरफेस पे, आपको बोला गया ना सिमेट्री के कारण E की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट है, सिमेट्री के कारण अगर E की वैल्यू हर जगह पे कांस्टेंट है तो उसको आप बाहर ले लेंगे, आपने उसे बाहर ले लिया तो ये क्या रह गया, ds रह गया। तो अब ds का मतलब क्या हो गया, पूरे स्फीयर के ऊपर सरफेस एरिया इंटीग्रेट कर देंगे। अभी तो P पॉइंट पे छोटा सा लिया था ds, यहाँ पे छोटा सा ये ds है P पॉइंट पे, लेकिन जब इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे सरफेस पे करेंगे, तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, 4 पाई r स्क्वायर। तो बस इस प्रकार E की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये तो आपका सरफेस एरिया है ना, तो E निकाल दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर। इसी को आप वेक्टर फॉर्म में लिख दीजिए, इट कैन बी रिटन एज E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन r स्क्वायर, और साथ में r कैप की दिशा लगा देंगे। बस इतनी सी बात है। पिछले पेज पे क्या लिखा हुआ था, बस ये Q अपॉन r स्क्वायर 1, और इस पर जैसे ही E पे लेफ्ट में मैं वेक्टर लगाऊंगा तो सामने भी वेक्टर क्वांटिटी आनी पड़ेगी, वो एक दिशा दिखाएगी, उसने r कैप दिशा दिखा दी। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। इस वीडियो को छोटा ही रखिए क्योंकि आज वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहे हैं इसलिए। ओके।